हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसे लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है। भारत के 5000 वर्ष पुराने ग्रंथ वेदों में भी सभा और समितियों की बात कही गई है। भारत की संसदीय परंपराओं पर देशवासियों के अटूट विश्वास की एक और बड़ी वजह है उसकी विविधता, विशालता और जीवंतता। हर आस्था के लोग सैकड़ों खान पान, तरह तरह की रहन सहन, वेशभूषा, सैकड़ों भाषाएं भारत की एक विशिष्ट पहचान है। हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है, हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है और इस प्रेरणा, इस संकल्प की सबसे श्रेष्ठ प्रतिनिधि है हमारी संसद। संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य बहुत छोटा सा है और यह है वर्तमान के साथ साथ भविष्य में देश जिस पीढ़ी के हाथ में हो वो हमारे संविधान को जाने, संविधान को समझे, इससे सीख ले और नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका हमारे संविधान का दर्शन है और संविधान दिवस के अवसर पर इसका वाचन भी किया जाता है। तो आइए हम सब भी इसका वाचन करें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मान्वित करते हैं। भारतीय संविधान के संबंध में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमने स्टूडियो के फोन लाइन से बातचीत किए हैं विधि अध्ययनशाला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की सहायक प्राध्यापक डॉक्टर प्रिया राव जी से। डॉक्टर प्रिया राव जी नमस्कार, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर प्रिया राव जी, 26 नवंबर को ही संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? भारत में हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1949 में भारत ने संविधान को अपनाया था और हर साल भारतीय संविधान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और संविधान के महत्व व अंबेडकर जी के विचारों और अवधारणाओं को फैलाने के उद्देश्य से संविधान दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर प्रिया जी, भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ? भारतीय संविधान का निर्माण करने का श्रेय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को जाता है और बाबा साहेब ने संविधान सभा का मसौदा समिति के निर्माण किया और इसके जनक भी कहे जाते हैं। लेकिन संविधान सभा में जिसमें 389 सदस्य थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, उन्होंने इसका निर्माण किया जिसमें कुल 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल है और 25 भाग हैं। तो इसे भारतीय संविधान का निर्माण का श्रेय पूरी जो संविधान निर्मात्री सभा है उनके अथक परिश्रम का फल है कि आज हमारे पास भारत का संविधान हम अंगीकृत कर पाए हैं। डॉक्टर प्रिया जी, हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि एक लिखित संविधान है और ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। दूसरा विशेषता ये है कि इसमें काफी सारी चीजों को अंगीकृत किया गया, जैसे संसदीय शासन प्रणाली जो हमने ब्रिटिश से ली, उसी प्रकार से हमारे देश में संसदीय संप्रभुता है और न्यायिक सर्वोच्चता है जिसे हम महत्वपूर्ण हिस्सा मांगते हैं संविधान का। यही नहीं, हमारे पास एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है और संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए भाग 3 में, जिससे कि सारे नागरिकों को अधिकार मिला कि वे अपनी बातों को रख सके, अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सके और सरकार के लिए
नीति निर्देशक सिद्धांत तय किए गए और नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों की इसमें बात की गई है। ये एक तरीके से देखा जाए तो संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में प्रस्तुत किया। भारत को संविधान ने। डॉक्टर प्रिया जी, अभी आप भारतीय संविधान में लोगों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के संबंध में बता रहे थे। हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या हैं? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, जिसमें नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है संविधान, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक उल्लेखित है। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार आता है, जो अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक दिए गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें मानव तस्करी एवं चाइल्ड लेबर के बारे में बताया गया है, वो अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक दिए गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक वर्णित है और सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में उल्लेखित है। यही नहीं, यदि किसी आम आदमी के अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायालय में जाकर अपनी बात रख सकता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है और उसके लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में। तो ये है हमारे मौलिक अधिकार। डॉक्टर प्रिया जी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व क्या हैं और इसका क्या महत्व है? संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में उल्लेखित किया गया है और इसे 3 व्यापक श्रेणियों में अंगीकृत किया गया, वर्णित किया गया, जिसे हम कहते हैं समाजवादी, गांधीवादी, उदार बुद्धिजीवी। तो जो मौलिक अधिकार सिटीजन्स को दिए गए हैं, उसी प्रकार से राज्य के ऊपर ये कर्तव्य दिया गया कि वो अपने नागरिकों की कैसे रक्षा करें और कैसे अपने नागरिकों को सारी सुविधाएं मुहैया कराएं। तो ये एक प्रकार से डायरेक्टिव्स है जो गवर्नमेंट को दिए गए। डॉक्टर प्रिया जी, सरकार जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, वो क्या राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप ही चलाती है? राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, उसमें सरकार जितनी भी योजनाएं चलाती है, उनका मेन उद्देश्य ये रहता है कि वे एक समाजवादी राष्ट्र का निर्माण कर सके और जितनी भी सुविधाएं हैं वो आम जनता तक मुहैया करा सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर नॉट इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि हम इसे, अगर ये सरकार इनका पालन नहीं करती है तो हम न्यायालय नहीं जा सकते इनको बंधनकारी बनाने के लिए। डॉक्टर प्रिया जी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में 73वें और 74वें संविधान संशोधन की क्या भूमिका रही है? 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया और सरकार का इसमें ये महत्वपूर्ण रोल था कि इन्होंने थर्ड टायर, जिसे कहते हैं तीसरा स्तर, यानी स्थानीय स्तर जोड़ा है, जो किसी भी अन्य संविधान में, विश्व के किसी भी अन्य संविधान में नहीं देखने को मिलता। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 में संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, जिसे भाग 9 कहा गया, और एक नई अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची 11 के नाम से, जिसमें पंचायतों का वर्णन किया गया, उनके अधिकार, उनका गठन, ग्रामीण और स्थानीय सरकार किस प्रकार से पंचायतों का निर्माण करेगी, उसको संवैधानिक मान्यता दी गई। यहाँ तक कि 74वें संशोधन अधिनियम 1992 में संविधान में एक नया भाग पार्ट 9A भी जोड़ा गया और अनुसूची 12 जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिकाओं के बारे में, यानी शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक मान्यता दी गई है। डॉक्टर प्रिया जी, अभी आपने कुछ देर पहले बताई कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व के अलग अलग देशों के संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को लेकर के उसे भारतीय परंपराओं एवं मूल्यों के अनुरूप रखा गया है। इस संबंध में हमारे श्रोताओं को बताइए। भारतीय संविधान के यदि हम स्रोतों की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में सबसे इम्पोर्टेंट इसका योगदान रहा, क्योंकि यहीं से हमने राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग एवं आपातकालीन प्रावधान जो हैं और प्रशासनिक विवरण, ये हमने वहां से ही लिए हैं। लेकिन इसके अलावा ब्रिटिश संविधान से हमने संसदीय सरकार, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, रिट और कैबिनेट प्रणाली हमने वहां से ली। अमेरिकी संविधान की यदि मैं बात करूं तो मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा और राष्ट्रपति पर महाअभियोग के जो विशेषताएं हैं वो हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण की है। आयरिश संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया और राष्ट्रपति के चुनाव पद्धति को भी वहां से हमने लिया है।
कनाडा के संविधान से हमने एक मजबूत केंद्र के साथ संघ केंद्र द्वारा राज्यों और राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय में का सलाहकार का क्षेत्राधिकार की जो विशेषता है वहां से हमने अंगीकृत की। ऑस्ट्रेलियाई संविधान से समवर्ती सूची, जर्मनी से हमने आपातकाल के प्रावधान, सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य तथा फ्रांसीसी संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श प्राप्त किए हैं। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी दिए डॉक्टर प्रिया जी आपने। डॉक्टर प्रिया जी, हमारे अधिकारों के साथ ही हमारे कुछ मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख संविधान में है। इस संबंध में हमारे श्रोताओं को बताइएगा। मूल संविधान में नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्यों हैं उनके प्रावधान नहीं थे, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा एक आंतरिक आपातकाल का जो दौर था उसमें इन्हें जोड़ा गया और इन्हें 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य के रूप में इसे और जोड़ा गया है, जो भाग 4A में वर्णित है, जिसमें अनुच्छेद 51A में इसे 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और ये गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं और ये मौलिक कर्तव्य नागरिकों को ये याद दिलाते हैं कि आपको अधिकारों को प्रयोग करने के साथ साथ आपकी अपने देश, समाज और जो साथी नागरिक है उनके प्रति भी आपका कोई कर्तव्य है, उसके बारे में ये संबोधन देते हैं और सचेत करते हैं। डॉक्टर प्रिया जी, इस संविधान दिवस के अवसर पर आप हमारे जो श्रोता हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि जो हमारा भारत देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है और इसीलिए क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, ये बहुत आवश्यक है कि हम भले ही लॉ फील्ड से ना हो, लेकिन हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा भारत का संविधान क्यों जरूरी है और हम संविधान दिवस क्यों मनाते हैं। क्योंकि जब हम इस देश में रह रहे हैं तो हमें लॉ ऑफ लैंड, हमें भारत के कानून के बारे में पता होना चाहिए और ये एक सर्वोच्च कानून है जिसके बारे में जानकारी हर किसी एक नागरिक को होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से उन्होंने ग्रेजुएशन किया हो, पढ़ाई की हो, लेकिन भारत के संविधान के बारे में जानकारी होना हर मनुष्य को बहुत आवश्यक है। डॉक्टर प्रिया जी, आपने हमारे श्रोताओं को भारतीय संविधान की विशिष्ट खूबियों, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के साथ ही लोगों को संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इस संबंध में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।